जेके बोस क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लेके मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी जो है वो 3 पार्ट्स अपलोडेड है। ये पार्ट नंबर 4 है इकोनॉमिक्स का। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 आएगा और इन 2 पार्ट्स की मदद से और ऑलरेडी जो 3 पार्ट्स अपलोडेड है इन सभी की मदद से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चंस इस चैप्टर के टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला था जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी क्लास 9th इकोनॉमिक्स की, मैंने आपको बोला था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा, लेकिन बीच में ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग हमारा जो है वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, पहले एग्ज़ाम था तो उसमें मैं बिज़ी हो गया, उसके बाद फिज़िकल था उसमें बिज़ी हो गया, उसके बाद सारा प्रोसेस था। फाइनली मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ एज पुलिस सब इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। आप सबकी दुआओं की मदद से ये सब हो पाया है। तो आज के बाद जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाऊंगा। आज और कल 2 वीडियो आपको आएंगे या आज ही आपको 2 वीडियोस आएंगी जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन उसके बाद लगेंगे, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द विद इन 5 to 7 डेज इकोनॉमिक्स 9th क्लास की मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास टाइम सफिशेंट टाइम है कि मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले वो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक, क्योंकि हम 3 पार्ट्स में यहाँ तक कर चुके हैं। आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 8 में यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ बैंक्स। ये आज यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बैंक्स क्या होते हैं। बैंक्स होते हैं एक किस्म की जो मीडियम की इंटरमीडिएट बिटवीन बारोवर, मतलब जो बोरो करता है, जो लोन लेता है, और जो डिपॉजिट करता है, उनके बीच में जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन होते हैं? वो बैंक्स होते हैं। फिर हमने देखा था बैंक्स में हम अलग अलग टाइप के अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि जो बैंक्स है वो कितने किस्म के हैं। बेस्ड ऑन दियर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ बैंक्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मेजरली हम देखते हैं कि जो बैंक्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं: कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक्स। 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक। देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक में आप याद रखिए सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री का एक बैंक होता है और इस सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है? जितना भी जो बैंकिंग सिस्टम होता है पूरी कंट्री का, उसको रेगुलेट करता है। पूरी कंट्री में क्या बैंक्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजन चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हैं, क्या कोई बैंक गलत चीज़ें तो नहीं कर रहा है? ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? सेंट्रल बैंक के अंडर। अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ, इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री का होता है। जैसे इंडिया का आरबीआई है, ये क्या करता है? सबसे पहले एक तो पैसा छापता है। जो प्रिंट करेंसी करता है वो कौन करता है? आरबीआई। जो जितने भी करेंसी नोट्स है वो और कॉइन्स, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स के अलावा जितने भी करेंसी नोट्स है वो सारे के सारे इशू कौन करता है? आरबीआई। इसके अलावा जो पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, उसको कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इंडिया में जो है वो सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और ये एक ही है क्योंकि ये पूरे कंट्री के जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, मैं अगर बैंकिंग सिस्टम कहूँ, उसको वो रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब अगर 2-2 होते सेंट्रल बैंक तो वो तो फिर इन आपस में इनको लड़ाई झगड़ा हो जाता, फिर ये उतने अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते बैंकिंग सिस्टम को। कितने बैंक रेट रखने हैं, जितने बैंक रेट रखे गए हैं, जितना इंटरेस्ट रखा गया है, क्या वो जो बाकी बैंक्स है वो फॉलो कर रहे हैं, ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था बाय आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 बना था जिसके तहत जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था इंडिया में। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक, यानी जो ओवरऑल कंट्री में जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको चलाना, उसको रेगुलेट करना, ये सारा काम होता है सेंट्रल बैंक का। याद रहिए सेंट्रल बैंक में हमारा अकाउंट नहीं होता है। आप ऐसे मत सोचना कि मैं जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खोलूँगा, ऐसी बात नहीं है। ये आम लोगों के लिए नहीं होता है। आम लोगों के लिए
कौन सा बैंक होता है? चलिए हम देखते हैं दूसरी टाइप ऑफ बैंक जो है कमर्शियल बैंक। ठीक है, आई होप आपको पहला वाला जो इम्पोर्टेंट बैंक था टाइप्स ऑफ बैंक में जो था सेंट्रल बैंक, वो आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम कमर्शियल बैंक को पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? वही बैंक्स जहाँ पे आप जाते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, वहाँ से लोन लेते हो, अपना अकाउंट खोलते हो। जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे वो सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट आप किस बैंक्स में ओपन करते हो? कमर्शियल बैंक्स में। यानी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हो तो J&K बैंक भी एक टाइप का क्या है? कमर्शियल बैंक है। अगर हम बात करें कैनरा बैंक, ये भी कमर्शियल बैंक है। अगर हम बात करेंगे SBI, ये भी एक कमर्शियल बैंक है। तो ये सारे जो बैंक्स है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक्स एक ऐसे बैंक्स होते हैं जहाँ पे आप पैसों को डिपॉजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यहाँ से आप लोन ले सकते हो, लोन के बदले आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो सारे फंक्शंस होते हैं, यानी जो मैक्सिमम आपके आसपास बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा बिलोंग कर रहे होंगे तो ये जो है वो इस टाइप के बैंक्स को हम सिंपली बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। अब इन कमर्शियल बैंक्स देखिए, टॉप पे कौन हो गया? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही इन कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है पूरी तरह से। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको गवर्न कौन करता है? RBI एक्ट जो बना है वो गवर्न करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है बैंकिंग, BNKING, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी एक एक्ट बना है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके अकॉर्डिंगली जो है वो गवर्न किया जाता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स अगेन दो टाइप्स के बैंक्स हैं, एक हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स और हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नाम से ही पता चलता है जो पब्लिक का बैंक होगा उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलेंगे, जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज या एंटिटीज़ का बैंक होगा उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब वो वाला बैंक होता है यानी पब्लिक लोग और लोग एट द एंड गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जिसमें जो है वो शेयर जो बैंक होता है उसमें अगर शेयर 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट का होगा, ऐसे बैंक्स को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, जो गवर्नमेंट के अंडर उनका शेयर मैक्सिमम आता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। वो वाले बैंक्स जिनमें ज़्यादातर जो है वो शेयर होता है प्राइवेट लोगों का, वो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अगर एग्जाम्पल देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करें एग्जाम्पल तो ICICI इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। और ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों क्या आते हैं? कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक? सिंपल याद रखो, जो आपके आसपास जितने भी बैंक्स हैं मैक्सिमम जो है वो कमर्शियल बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दो टाइप्स हमारे पास यहाँ पे आ गई, पहला हमने देखा सेंट्रल बैंक, दूसरा हमने देखा कमर्शियल बैंक। तीसरी टाइप ऑफ बैंक होता है उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। जैसे यहाँ पे कमर्शियल बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न कर रहा है, सेंट्रल बैंक को RBI एक्ट। ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इसको रेगुलेट करता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इस बैंक को रेगुलेट या गवर्न कौन कर रहा है? स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और इस कोऑपरेटिव एक्ट में बैंक में क्या होता है, ये ज़्यादातर उतने ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं क्योंकि इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। जैसे ये बैंक है, इसके कुछ यहाँ पे मेंबर्स होंगे, ये इन्हीं मेंबर्स को चीप रेट्स पे जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं सिंपली कोऑपरेटिव बैंक्स। नाम से ही पता चलता है जो कोऑपरेट करे अपने मेंबर्स के साथ, ऐसा कोई बैंक जो है वो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। फिर हो गया स्पेशलाइज्ड बैंक, नाम से ही पता चलता है यानी जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक हमने देखा ये स्पेशल नहीं था, ये फार्मर को भी लोन देगा, ये बिजनेसमैन को भी ये देगा लोन, ये एग्रीकल्चर को भी प्रोमोट करने के लिए लोन देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए, अर्बन एरियाज़ को भी, रूरल एरियाज़ को भी। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं ना वो किसी एक कैटेगरी में आपको लोन देंगे, जैसे RRBs रूरल रीजनल बैंक्स।
यहाँ पे ये जो बैंक्स होते हैं ये रूरल एरियाज़ को देते हैं लोन्स, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए लोन्स देते हैं। कोई कोई बैंक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, तो वो क्या काम करेगा, जो भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसकी डेवलपमेंट के लिए लोन देगा। इस तरह के बैंक्स को हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक्स। आई होप आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए, एक बार लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। और इसी तरह से चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ज़रा बुक में क्या कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में बोला गया है। ए कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल एंड आल्सो यूजेस मनी विद इट फॉर लैंडिंग पर्पस। एग्जाम्पल लोन बोला जा रहा है कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है लोगों के डिपॉजिट्स, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया, और लोन भी देता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कुछ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल बैंक, तो आप याद रखिए पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक, ये सारे क्या कमर्शियल बैंक है और पब्लिक सेक्टर हैं। ठीक है, यानी इसमें 50% से ज़्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट का है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स। अगर प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स की बात करें, ICICI बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, मैंने अभी आपको कमर्शियल में एग्जांपल दिया था J&K बैंक की, HDFC बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। लेकिन अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों अंडर आते हैं कमर्शियल बैंक के। दूसरा सेंट्रल बैंक जो अपेक्स होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री में, वो क्या करता है, एक तो इशू करता है नोट्स, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स मनी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। इन इंडिया द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कोई चीज़ जो यहाँ पे है वो मिस ना हो जाए। इन इंडिया देयर आर मैनी बैंक्स विच आर रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, एंड आर गवर्नड बाय द लॉज ऑफ द स्टेट इन विच दे आर ऑपरेटिंग। सच बैंक्स आर कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स अगेन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चरल और रूरल बैंक, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल और अर्बन बैंक्स। इन रूरल एरियाज कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फार्मिंग, कैटल, फिशरी एट्सेट्रा। इन अर्बन एरियाज cooperative banks provide credit for self-employment activities, small scale industries, purchase of durable goods such as television, refrigerator, etc. and personal finance। दोबारा समझाऊंगा, मैंने आपको बोला कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी समझ लिया। कोऑपरेटिव बैंक्स भी फिर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एग्रीकल्चरल बैंक्स, दूसरे होते हैं नॉन एग्रीकल्चरल बैंक्स। जो एग्रीकल्चरल बैंक्स होते हैं उनकी ब्रांचेस आपको ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, गांव में देखने को मिल जाएंगी। जो नॉन एग्रीकल्चरल बैंक्स होते हैं कोऑपरेटिव के अंदर, वो आपको अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी। जो अर्बन या एग्रीकल्चरल बैंक्स होंगे वो लोन देंगे फार्मर्स को, ठीक है, उनकी कैटल रेयरिंग के लिए, छोटी छोटी फिशरीज़ के जो फार्म होते हैं उनको डेवलप करने के लिए। लेकिन जो नॉन रूरल या नॉन एग्रीकल्चरल बैंक्स होंगे वो क्रेडिट देंगे, वो लोन देंगे, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगा, कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदेगा, टेलीविज़न ख़रीदेगा, इस तरह की चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है एट चीपर रेट्स। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। ये वाला जो पार्ट है लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ ए बैंक, ये मैं आपको एंड पे बोलूँगा, क्योंकि अभी ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें न्यूमेरिकल चीज़ें आ जाती है। फिर जब तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको एंड पे कराऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको स्किप करके छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, आगे हम और जाएंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, लोन जो मैंने अभी बोला आपको, कमर्शियल बैंक्स जैसे आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव्स आपको वो भी लोन प्रोवाइड करेंगे। लोन आपको जो है वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रह सकता है, क्योंकि आपको अगर कार ख़रीदनी है, आपको घर लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। लोन आपको रिपे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट से, जैसे आपने 100 रुपया लोन लिया तो आपको बैंक बोलेगा कि आप हर महीने 10-10 रुपये वापस करो, तो 10 महीने में आप पूरा का पूरा जो है वो मेरा अमाउंट वापस
कर दोगे। अब देखो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। जैसे अगर बैंक ने बोला 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो अब आपको 100 अगर आपने लिया तो 10% आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आपको वापस कितना करना है, 110 रुपीज़, यानी आपको हर महीने 11 रुपये आपको वापस करनी है बैंक को। 10 रुपये तो जो आपने लिए और 1 रुपया जो आपको इंटरेस्ट लगा बैंक की तरफ से। तो इस तरह से लोन दिया जाता है, इस तरह से आप अपना घर कार वगैरह खरीदी जाती है। यहाँ पे देखिए आमिर्स ड्रीम हाउस, यानी आमिर किसी हाउस यानी घर का कुछ बनाने का ड्रीम था, तो उसको किस तरह से पूरा हुआ, विद द हेल्प ऑफ लोन। Amir has taken a loan of rupees 5 lakhs from the bank to purchase his dream house. If the annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installments। बोलते हैं आमिर ने लोन लिया कितने लैक्स, 5 लाख। उसको एक ड्रीम घर बनाना था और उसका इंटरेस्ट रेट कितना था, एनुअली 12%, और उसको 10 साल में ये जो है वो पैसा वापस करना था। Amir had to submit to the bank documents showing his employment records and salary before the bank agreed to give him loan। लोन देने से पहले आमिर ने अपनी जो वो जॉब करता था, एम्प्लॉय था, उसके सारा रिकॉर्ड दिखाया बैंक को, तभी बैंक ने उसको लोन दिया। द बैंक रिटेन्ड एज अ कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न्ड बाय to Amir's only when he repays the entire loan with interest। So with the help of loan credit from the bank, Amir has fulfilled his dream of owning a house of his own। तो उसने 5 लाख में घर बनाया, तो जो घर के कागज़ थे वो बैंक ने अपने पास रख लिए। वो क्यों रखे, क्योंकि अगर कल आमिर ये पैसे वापस नहीं करेगा तो वो बैंक उसका घर जो है वो जब्त कर लेता। तो ये होता है कोलैटरल, जो हम रखते हैं ना कुछ सबूत बैंक के पास कि आप ये रख लीजिए और हमें लोन दे दीजिए। अगर हम आपको लोन नहीं देंगे तो आप अपने पास रख लीजिएगा, इससे जो भी अमाउंट हमने लिया वो आप रिकवर कर लीजिए। इसको हम कोलैटरल बोलते हैं। हमने कोलैटरल ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्या इसका मतलब होता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। Every loan agreement specify rate of interest at which the borrower must pay to the lender along with repayment of principal amount। In addition, bank sometimes demand collateral security against loans। बोलते जब भी बैंक लोन देता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है कि मतलब मैं आपको अमाउंट दे रहा हूँ, ठीक है। बैंक लोग उसे कहेगा कि ये लीजिए अमाउंट 100 रुपीज़ ले लीजिए, इसमें आपको 100 तो आपको 100 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपको वापस करना ही करना है। इसके साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है। एग्जाम्पल 10 रुपये जो एक्स्ट्रा होगा, जो हमसे, जैसे मैं हूँ ए इंसान, मैंने लोन लिया 100 रुपीज़ बैंक से, बैंक ने बोला आप ले जाओ 100 रुपीज़, 10 साल के बाद या 2 साल के बाद आप 100 रुपये वापस करना विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल इतने टाइम में 10 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो वो भी मुझे बैंक को वापस करना होता है। और कभी कभी ये कोलेट्रल के लिए भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कुछ जो लोन ऐसे भी होते हैं जो कोलेट्रल फ्री होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है। आपको कमेंट में लिखने हैं वो कौन से लोन्स है, कौन सी ऐसी चीज़ लोन है जो हमें बैंक विदाउट कोलेट्रल दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोलेट्रल को यहाँ पे बोला गया है कि क्या होता है। जैसे आप घर रख सकते हो, व्हीकल रख सकते हो, लाइव स्टॉक रख सकते हो, डिपॉजिट विद बैंक, लैंड हो गया, आपके पास कोई बिजनेस होगा तो वो आप कोलेट्रल रख सकते हो। ऑलरेडी हमने देखा है कि कोलेट्रल क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से नहीं समझाने वाला। कभी कभी क्या होता है, हम लोन ले लेते हैं लेकिन हम लोन वापस करने के काबिल नहीं रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं और उस फंसने को ही बोला जाता है डेब्ट ट्रैप। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हाउएवर व्हेन लोन रिपेमेंट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू सर्टेन रीजंस। कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से लोन का जो अमाउंट है वो वापस करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। इन दिस केस लोन्स पुश द बारोवर इनटू अ सिचुएशन वेयर रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। दिस इज़ यूजुअली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। जहाँ पे रिकवरी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है क्योंकि बारोवर के पास पैसे ही नहीं होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। एक जो कमर्शियल बैंक है, इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विंग द कॉमन मैन इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज़।
As mentioned before in the chapter, a saving bank account is one of the easiest ways to start the habit of saving. They may include opening of a bank account, depositing cash in bank and withdrawing cash from the bank. मैंने आपको बोला था जो भी डेली चीज़ें होती है जैसे बैंक में पैसा डालना, निकालना, एटीएम यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है कमर्शियल बैंक ज़्यादातर करता है। हमारा जो डे टू डे फंक्शन होता है बैंक के साथ वो मेनली हमें किसके साथ होते हैं, कमर्शियल बैंक के साथ। जैसे पहले ही बोला गया है, मैंने आपको पहले ही बोला जो सिंपलेस्ट वे होता है बैंक अकाउंट खोलने का वो कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट खोलता है। और हम ज़्यादातर जो पैसे हैं आम लोग जो है वो इसी सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता है, पैसा सेव करता है। अब देखिए हम कैसे सेव कर सकते हैं, पैसों को डिपॉजिट करके, ठीक है। डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से बैंक में अकाउंट खोलेंगे, फिर उस अकाउंट में पैसे डालेंगे। पहले हम सीखेंगे बैंक अकाउंट किस तरह से खुलता है, फिर हम देखेंगे उस अकाउंट में हम पैसों को कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं यानी उसमें डाल सकते हैं, फिर हम देखेंगे इससे हम कैसे विड्रा कर सकते हैं। तो यही 3 चीज़ें अब हमारे पास बची है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बची है। उसमें अकाउंट को किस तरह से खोलते ये हम आज पढ़ लेंगे, और विड्रा करना, उसके बाद विड्रा करना और डिपॉजिट करना ये हम कल पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो पीछे एक स्लाइड हमने छोड़ दिया वो हम पढ़ेंगे कल नहीं बल्कि इसके बाद जो वीडियो आएगा हो सकता है शाम तक आ जाए, रात तक आ जाए, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, अगर आपको सेविंग अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक चूज़ करना है। पहला स्टेप आपको क्या है, देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया what are the different steps for opening a new saving बैंक अकाउंट, तो आप सबसे पहले लिखना कि हमें एक बैंक चूज़ करना है। यानी आपको J&K बैंक में अगर अकाउंट खोलना है, क्या आपको SBI में खोलना है, क्या आपको ICICI बैंक में खोलना है, कहाँ पे खोलना है, सबसे पहला काम आपका यही है, चूज़ अ बैंक इन विच यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। जब आप अकाउंट खोलने का सोच लोगे किस बैंक में जाओगे, फिर आप चले जाओगे उस बैंक में। दूसरा आपका काम वहाँ पे होगा फिल अप द फॉर्म, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, इस तरह का आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, क्या कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आपका रेजिडेंस, आपका जो है फोटोग्राफ लिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। दूसरा काम ये होगा, पहले आपको बैंक डिसाइड करना है कि इस बैंक में मैं अकाउंट खोलूँगा। दूसरा वहाँ पे जाके आपको विजिट करना है, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, फिर अपनी डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद वो जो आपने फॉर्म फिल किया वो आपको सबमिट कर देना है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर होगा उसको आपको वो फॉर्म दे देना है। फिर जो आपने फॉर्म दे दिया वो उसकी स्क्रूटिनी करेगा, यानी देखेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है क्या ये ऑथेंटिक है, कहीं इसका पहले से ही कोई अकाउंट तो नहीं इसी बैंक में खुला है, किसी ये चीज़ें तो नहीं चल रही, इसने ऐसा नहीं है कि इसने दूसरा अकाउंट खोला था उस पर लोन ले लिया। ये सारी स्क्रूटिनी करने के बाद वो आपको रेजिडेंस का प्रूफ लेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेगा, ठीक है। और ये सारी स्क्रूटिनी हो जाने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, वो जो मेनली कितने डिजिट्स का होता है, 16 डिजिट्स का होता है, ठीक है। चलिए आगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीव नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक। जब आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा उसके बाद आपको एक पासबुक मिलेगा, पासबुक में आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है, वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो है वो एक जो पासबुक होगा इट विल सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री लिंक बिटवीन बैंकिंग अकाउंट होल्डर। द बैंक में आल्सो इशू एटीएम कार्ड, फिर उसी अकाउंट पे आपको एटीएम भी मिल सकता है और एटीएम से आप डायरेक्टली पैसा भी निकाल सकते हो। तो ये था कि आप किस तरह से बैंक को ओपन कर सकते हो, टाइप्स ऑफ बैंक हमने पढ़ा, कोलेटरल क्या होता है, किस तरह से बैंक फंक्शन करते हैं, लोन का कितना इंपॉर्टेंट है, आमिर ने किस तरह से अपना ड्रीम हाउस जो है वो कंप्लीट कर दिया, बना लिया। खाली 2 टॉपिक्स रहते हैं, कल का थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, 10 मिनट में ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने करवा दूंगा। कौन कौन सी चीज़ें रहते हैं, बैंक में पैसे कैसे डाले जाते हैं, डिपॉजिट कैसे किए जाते हैं, विड्रा कैसे किया जाता है, और उसके अलावा पीछे हमें रह गया था कि लोन का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।